तो आज हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि अगर सीधे तौर पे कहूं तो अब आप पहुंच चुके हैं अमाइंस चैप्टर में। अब अमाइन के कई अलग अलग एंगल्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो इन सारे कंपाउंड्स को एक साथ कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि चलो भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर से वही कहूंगा जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सेक्शन में कहा था कि अगर आप शुरुआत से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या इवन आप फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे सारे लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने वहां से लेकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जितना भी रिएक्शन पढ़ा दिया है, उस सारे चीजों को ध्यान में रखकर अगर मैं इस चैप्टर को देखूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर का, मान लीजिए अगर इसमें 10 रिएक्शन है तो आप कह सकते हैं कि आपने 8 रिएक्शन आप पहले से जानते हैं, यानी 80% चीजें आपको पहले से मालूम है, 20% आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी एकदम, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट शुरुआत में जैसे हम लोग पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म करते हैं, देन हम लोग मूव करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, तो उसी चीज को फॉलो करेंगे। और सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार देकर हेडिंग देंगे और लिखेंगे नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा वो आपका CnH2n+1NH2, सिंपली यही रहेगा। अब इसमें आप हाइड्रोजन जोड़कर अगर अलग काम करें तो ये अलग चीज है, मगर नॉर्मल तरीके से NH2 लगा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कॉमन नेम की। तो सबसे पहले बात होगी कॉमन नेम की। बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार है, पर एक बात ये भी है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात करते हैं कॉमन नेम की, ठीक है, कॉमन नेम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपके पास RnH2 होता तो आप नाम क्या रखते? टेक्निकली आप इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एक नाइट्रोजन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो हम उसे 1 डिग्री कहते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए 2 R लगा होता है इससे, और यहां पर एक हाइड्रोजन होता, तो आप इसे 2 डिग्री अमाइन कहते। और अगर मान लीजिए 3 लगा होता, जैसे मान लीजिए RnR और एक और R लगा रहता, तो आप इसे 3 डिग्री अमाइन कहते। मतलब कितने अल्काइल ग्रुप कितने अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये डिसाइड करता है कि वो कितना डिग्री अमाइन है। तो यहां पर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए CH3NH2 आपके पास है, या मान लीजिए C2H5NH2 आपके पास है, या मान लीजिए CH3CH3 और यहां पर ये NH2 आपके पास लग गया। अब इस तरीके से इसका नाम हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे? ढेर सारा कंपाउंड मेरे पास है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उन सारी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो भी कंपाउंड को लें उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कॉमन नेम और IUPAC बच्चा फंसता है, भयानक फंसता है बच्चा। तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा क्या हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये आपका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, ये हो गया मिथाइल अमाइन। इसका नाम हो गया इथाइल अमाइन, और इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अमाइन, और ये सभी 1 डिग्री हैं। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये सब 1 डिग्री आपका अमाइन है। ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, और ये जो है ये भी 1 डिग्री अमाइन में आपका चला आएगा। तो इस तरीके से ये 1 डिग्री का एग्जांपल हुआ, और भी आप ले सकते हैं।
वो अलग चीज है, बट इस तरह से नाम आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं 2 डिग्री मान लेता हूं, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं CH3N और यहां पर मैं देता हूं C2H5 और यहां पर ये हाइड्रोजन है। या मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं C2H5N और यहां पर मैं C2H5 लिख देता हूं, तो इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर अगर आप देखें ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन दो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अब इस 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है। तो आप अल्फाबेटिकली पहले लेंगे इथाइल, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल और तब आप लिखेंगे अमाइन। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये कॉमन नेम होता है। आईयूपीएसी क्या होगा उस पर मैं जाऊंगा फिलहाल। अब यहां दोनों साइड इथाइल लगाया तो लिखेंगे डाई इथाइल अमाइन। आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। ये भी आपका 2 डिग्री अमाइन है। तो आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मान लिया जाए 3 डिग्री की बात करता हूं, CH3NCH3 और यहां पर भी CH3 लग गया आपका। या मान लीजिए CH3, ठीक है, N और C2H5 और यहां C2H5 हो गया। अब मैंने ऐसे लिख दिया, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री अमाइन ये हो गया, ये भी आपका 3 डिग्री अमाइन है। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? तो यहां पर हो जाएगा, जैसे है तो यहां पर आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। देखिए और भी तरीका है नाम लिखने का, पर मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि एक चीज पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर है। पता चला कि 3-4 वैरायटी के चक्कर में एक भी नहीं सीख पाए, तो फोकस एक। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 इथाइल है और 1 मिथाइल, लिखेंगे डा इथाइल मिथाइल अमाइन। और इस तरह से ये सब आपका कॉमन नेम में चला आएगा। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। अब इसके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। यहां पर अल्केन जो लिखाता है तो अल्केन का ई नहीं रहेगा, बाकी पूरा का पूरा नाम हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल में लेता हूं। चलिए CH3NH2 या C2H5NH2 या मान लीजिए CH3CH2CH2 और NH2 लेता हूं। अब इसका नाम कैसे लिखिएगा? तो देखिए यहां पर ये मीथेन है तो लिखेंगे मीथेन, लेकिन मीथेन में ANE जो ई है वो ई नहीं लिखाएगा, सिर्फ AN तक रह जाएगा मीथेन और उसके बाद अमाइन लगा दिया जाएगा, तो नाम हो गया मिथेनामीन। सही है, मिथेनामीन। यहां पर क्या हो जाएगा, इथेनामीन। इथेन यहां पर AMINE, ETHAMN लगा, एन लगा इथेन और AIMINE लगा, लास्ट में ई नहीं लगाना था अल्केन का। अब यहाँ प्रोपेन है तो प्रोपेन में PROPAN तक रोक देंगे, ई नहीं लगाएंगे और यहाँ अमाइन लगाया जाएगा। मतलब सफिक्स जो लास्ट में अमाइन लगेगा उससे पहले जो ई होता है अल्केन का वो हटा दिया जाएगा। ये सब तो एग्जाम्पल था 1 डिग्री का। मजा तो आता है 2 डिग्री और 3 डिग्री में। मान लिया जाए CH3NCH3 और यहां पर H लगा दिया जाए, या मान लीजिए CH3N यहां पर C2H5 लगा दिया जाए, ठीक है। या मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3N और C3H7 और H लगा दिया हो। और तो कोई एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, बस 2 डिग्री में इतना ही एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर नाम होगा, तो जो बड़ा ग्रुप है उसको कंसिडर आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में। तो जो लार्जेस्ट ग्रुप होगा उसे आप पेरेंटल में लीजिएगा। यहां पर जो लार्जेस्ट ग्रुप होगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ
उसे आप पेरेंटल में लीजिएगा और जो छोटा होगा उसे सब्स्टिट्यूएंट। कैसे लिखेंगे देखिए, एन मिथाइल, मतलब एन का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा हुआ है और कुल मिलाकर फिर से मीथेन ही है, तो मीथेन अमाइन, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। समझ रहे बात को। उसके बाद इसमें क्या नाम हो जाएगा, चलिए इस वाले का नाम अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, एन मिथाइल, छोटा ग्रुप मिथाइल है और इथाइल बड़ा है, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन, ये हो गया इसका नाम। आते हैं इस तरह ऊपर में, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल और प्रोपेन अलग से है तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। तो यहां पर आपको जो याद रखिएगा, सेकेंडरी अमाइन में जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा वही पेरेंटल चेन बनेगा। इस बात को आप नोट करके लिख लें, आप नोट करके लिख लें। इन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, इन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, द लार्जर alkyl group, the larger alkyl group can be used as parental chain, can be used as parental chain। ठीक है, अब यहां पर चलिए 3 डिग्री वाले में भी चलते हैं। मान लिया जाए CH3NCH3 और यहां पर CH3 लगा हो, ये 3 डिग्री हो गया। या मान लीजिए CH3NCH3 और यहां पर C2H5 लगा हो। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और कोई एग्जांपल ले लेता हूं 3 डिग्री का, मान लिया जाए, हाँ एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लिया जाए ऐसा हो CH3N CH2CH2CH3 और यहां पर C2H5 हो। और आपसे कोई कहे चलो भाई अब इसका नाम लिखो, अब देखिए N N N N आपका हो गया डाई मिथाइल, 2 बार N लगा दिया तो डाई मिथाइल, और एक पेरेंटल रखना है तो एक में हो गया मीथेन अमाइन। समझ रहे बात को, एक आपको पेरेंटल रखना है जो अल्केन अमाइन लिखे, बाकी उसके अलावा जो है वो सब प्रीफिक्स में आ जाएगा, लेकिन एन लगाना कंपलसरी है। तो एन एन डायमिथाइल मीथेनामाइन। उसी तरह इसमें आते हैं तो एन एन डायमिथाइल, एन एन डायमिथाइल इथेन अमाइन, जिसे आप इथेनामाइन बोलते हैं। और लास्ट में अगर इसमें देखें तो सबसे पहले, चूंकि इसमें पेरेंटल बड़ा है प्रोपेन वाला, तो लिखेंगे एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, अल्फाबेटिक लिख दिया एन मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन। तो इस तरह से मैंने आपको IUPAC में भी बता दिया। एक और मैं बता देता हूं आपको छोटी सी बात कि नोट करके, कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, तो वो चौथा भी ले सकता है, पर वैसे कंडीशन में क्वाटरनरी बनेगा और उसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। एज नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी, as nitrogen has maximum covalency of 4, so नाइट्रोजन के पास जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, सो इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी, it can be used to form quaternary अमोनियम सॉल्ट। इसे आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने में काम करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मान लिया जाए नाइट्रोजन है तो इसके साथ आपने अगर 4 अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो ये 4 बॉन्ड बना तो लेगा, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल
प्लस 4 जाएगा क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है पर वो इसके आयनिक फॉर्म में। तो यहां लिखेंगे क्वाटर्नरी यानी 4 डिग्री क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। और इस तरह से नोमेनक्लेचर में आपको जो भी चीज पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। जैसा मैंने कहा बहुत सारे नाम लिखने के तरीके हैं पर आप एक तरीके पर स्ट्रिक्ट कीजिए। मैं कहता हूं हजारों चीजें हैं पर हजारों चीजों को मैं हमको एग्जाम में नहीं लिखूंगा, एग्जाम में सिर्फ एक चीज लिखना है तो उस एक चीज को दिमाग में रखिए। सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तो सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन दिखेगा। तो आप एक चीज पर फोकस कीजिए, अपने आप काम बन जाएगा। ठीक है, ये बात देखिए नोमेनक्लेचर चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिर भी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में नोमेनक्लेचर बताता हूं। रीजन भी कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, थोड़ा आपको अच्छा फील हो कि चलो मुझे इतना आता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अब ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, आपको थोड़ा सा अजीबो गरीब लगेगा पर सच्चाई में इसका जितना भी आइसोमेरिज्म है वो ऑलमोस्ट सब एक ही जैसा लगता है। चलिए मैं बताता हूं। एक तो ये चेन शो कर देगा, चेन आइसोमेरिज्म ये पक्का शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा ये क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तीसरा ये शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा ये शो करेगा मेटामेरिज्म, चौथा ये शो करेगा मेटामेरिज्म। अब चलिए चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म के एग्जांपल को ध्यान में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि ये चेन आइसोमेरिज्म क्या शो करेगा। चेन आइसोमेरिज्म की मैं इसकी बात करता हूं। चेन आइसोमेरिज्म में जब चलेंगे तो जैसे मान लिया जाए मैं यहां पर लिखता हूं CH3 CH2 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 और NH2 लिखता हूं। और उसी तरह से मैं यहां पर एक काम और करता हूं CH3 CH, एक ब्रांचिंग लगा देता हूं CH3 और फिर CH2 और NH2 लिखता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका है ब्यूटेनामीन, है ना, ये आपका क्या है ब्यूटेनामीन। तो ब्यूटेन और अमाइन ये आपका है। और इसी को देखिए इसके बगल में तो आपको दिखेगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो आप कहिएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के पास सेम फॉर्मूला है बट इनका चेन यहां पर बदल गया। तो आप इससे इसको देखेंगे कि हाँ भाई चलो ये ब्यूटेनामाइन से 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन हुआ, दीज आर चेन आइसोमर्स। क्लियर। चेन आइसोमर में पहले भी क्या बोला है मैंने कि चेन आइसोमर में पेरेंटल चेन बदलता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। यहां पर पेरेंटल चेन पहले वाले में 4 था इसलिए ब्यूटेनामीन नाम पड़ा, और दूसरे बारे में पेरेंटल चेन 3 हो गया तो प्रोपेनामीन नाम पड़ गया, लेकिन ब्रांचिंग में 2 मिथाइल आ गया। चलिए दूसरे पर चलते हैं, बात करते हैं पोजीशन की, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म की मैं यहां बात करूंगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन बदलेगा। जैसे मान लिया जाए मैं यहां लिखता हूं CH3 CH2 CH2 NH2, और मान लीजिए इसी को मैं यहां लिखता हूं CH3 CH NH2 और यहां पर CH3। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर ये 1 2 और 3, यहां ये 1 नंबर पे है तो लिखेंगे प्रोपेन 1 अमाइन। और यहां पर देखिए तो 1 2 और 3, यहां लिखेंगे प्रोपेन 2 अमाइन। मैं चाहता तो इसे 1 प्रोपेनामीन और 2 प्रोपेनामीन भी लिख सकता था, पर आपको पोजीशन अच्छे से हाईलाइट करने मैंने ऐसे लिखा, और एक्चुअली मॉडर्न डेज में ऐसे ही नाम लिखा जाता है यूपीएससी का। तो प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। तो यहां पर ध्यान से देखिए पोजीशन बदल गया है, क्योंकि यहां पर पोजीशन बदला तो हम इसे कहेंगे पोजीशन आइसोमर। चलते हैं तीसरे में।
तीसरा है इसका फंक्शनल आइसोमर। याद रखिएगा यहां पर फंक्शनल आइसोमर जो होगा इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से बताया गया है। क्या मतलब, जैसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए, मान लिया जाए मैंने यहां पर CH3, CH2, CH2 और NH2 लिख दिया। सही है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। सही है। अब देखिए, अगर मैं यहां इसको ऐसे लिखता हूं CH3N और इधर C2H5 लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन फर्क यह है कि ये 2 डिग्री अमाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। याद रखिएगा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब वहीं पर यहां पर अगर चलते हैं तीसरे केस में, तो CH3NCH3 और एक और यहां पर लगा दिया। अब इसमें भी देखिए, पहले वाले की तरह इसमें भी 3 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, तो यहां पर ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया। और ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं नोट करके कि 1 डिग्री अमाइन, कॉमा 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब चलिए चौथे में चलें, जो आपका मेटामेरिज्म होगा। चौथे में बात करते हैं मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या होगा भाई, तो आपको तो पता है फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता है। मान लिया जाए मैं 2 डिग्री अमाइन का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि इधर भी मैंने 2 कार्बन लिया C2H5N और इधर भी मैंने 2 कार्बन लिया C2H5 और यहां पर H है। अभी इसका जो नाम है वो है आपका N इथाइल इथेनामीन। ये आपका IUPAC नेम हो गया, N इथाइल इथेनामीन। और उसी तरफ एक कार्बन को इधर रख देता हूं CH3N, CH2, CH2 और CH3 और यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, N मिथाइल प्रोपेनामीन। अब ध्यान से अगर दोनों को देखें, आप देखिए तो N इथाइल इथेनामाइन में भी आपको 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, और N मिथाइल प्रोपेनामाइन में भी आपको 4 कार्बन है। लेकिन फर्क क्या है कि नाइट्रोजन के पहले वाले एग्जांपल में नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, जबकि दूसरे वाले नाइट्रोजन के एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है। अल्काइल ग्रुप ने अपना पोजीशन बदल दिया, तो ये एक दूसरे का मेटामर कहलाएगा। और ये मेटामेरिज्म भी आपको आइसोमेरिज्म में मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर। तो ये चौथा एग्जांपल हो गया। अब इसके अलावा एक पांचवा भी है जिसको आप अलग से लिख सकते हैं एरो मार्कर कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो मैंने हर बार आपको यही बोला है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल शो कर सकता है, लेकिन वहां पर कंडीशन सिर्फ इतना है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर एक कार्बन लिखता हूं और यहाँ पर चलिए मैं NH2 भी लगा देता हूं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लग गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अलग अलग कार्बन रखना पड़ेगा। मान लीजिए इधर C2H5 लगाना पड़ेगा। अब ये जो है ये स्टार हो गया, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये आपका कायरल कार्बन हो गया। तो अगर कायरल कार्बन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि चारों कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, हाँ ये शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो ये था नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का फंडा। आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चलते हैं इसके एक और कैरेक्टर पर जिसे हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन। बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अब ये क्या होता है, जरा इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। बड़ा मजेदार सेक्शन है और मैं आपको एक बात के लिए गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए,
अगर ये सिलेबस में है, अब मान लीजिए सिलेबस में नहीं है, हटा दे आगे भविष्य में तो अलग बात है, पर अगर ये सिलेबस में है तो दुनिया इधर से इधर हो जाए, ये बेसिसिटी पर क्वेश्चन जरूर आएगा। बेसिसिटी और एसिडिटी इस दोनों को ही फ्लोट करते रहता है वो लोग। एसिडिटी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक में, और बेसिसिटी अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अब देखिए बेसिसिटी ऑफ अमाइन के रेस्पेक्ट जो लोग बात करेंगे तो कैसे इसको यूजफुल बनाएंगे, देखिएगा। मान लिया जाए क्या होता है ये बेस, क्यों होता है ये बेस, समझिए। मान लेते हैं नाइट्रोजन को मैं कंसिडर करता हूं, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग बनाता है और उसके बाद इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहता है। अब लुइस, यहां पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थ्योरी, those compound which can donate a lone pair of electron are known as लुइस बेस। उसे हम लोग लुइस बेस बोलते हैं, और जो उसे रिसीव करता है उसे लुइस एसिड कहते हैं। एंड दोज कंपाउंड which receives that lone pair of electron are considered as लुइस एसिड। ये बात मैं आपको पहले भी 2 बार पढ़ा चुका हूं। एक बार पढ़ा चुका हूं रिएक्शन मैकेनिज्म लुइस एसिड लुइस बेस के बारे में, और एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अब यहां पर क्या कहा गया कि जिसके पास लोन पेयर होगा और वो अगर किसी को दान कर सकता है लोन पेयर, तो वो बहुत ही अच्छा लुइस बेस होगा। यानी अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो अगर नाइट्रोजन के पास, मान लीजिए सपोज कीजिए फिलहाल मैं हाइड्रोजन लगाता हूं, ये अमोनिया मैं कंसिडर करता हूं, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके पास लोन पेयर है, तो आप कह सकते हैं कि ये लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब जरा सोचिए कि इसे लुइस बेस की तरह बिहेव करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इसे लुइस बेस की तरह बिहेव करना है, तो मतलब इसका ये बिहेवियर कब बढ़ जाएगा, इसकी जो ये लुइस बेस वाली टेंडेंसी है ये कब बढ़ जाएगी, जब ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोन पेयर को दान करने लगेगा। यस और नो? अब इसके दान करने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी और कब घटेगी, ये एक मुद्दा है। मान लीजिए आप बहुत बड़े दानी हैं, सपोज कीजिए आप बहुत पैसे वाले हो गए, आज से 25-30 साल बाद आपके पास इतना पैसा है कि आप दान करते नहीं थक रहे हैं। आप घोषणा करते हैं कि हर दिन सुबह मैं उठकर 7 से 8 में दान करूंगा। पूरे इलाके में पहले से 1 मंथ पहले से लाइन लगा रहता है आपके दरवाजे पे कि हमको दान लेना है 7 से 8। आपकी मुट्ठी में जो आता है फेंक देते हैं, सोना चांदी, इतने बड़े दानी हैं आप। अब इमेजिन कीजिए कि ये दान करने की कैपेसिटी आपकी कब बढ़ सकती है। तभी बढ़ सकती है जब आपके खजाने को कोई बढ़ाने वाला भी हो, नहीं तो इसे कब तक दे पाइएगा। 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अब दान देने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब आपके खजाने में पैसा बढ़े, यानी आपको कोई और पैसा देने वाला, मान लीजिए आपके बाल बच्चे हों, वो पैसा आपके लिए कमा के लाए दिन भर है। इस तरह से बाप अगर दान करेगा तो बेटा क्या करेगा, स्टेशन पर भीख मांगेगा, दिन भर रात भर भीख मांगेगा, सुबह लाके सारा चिल्लर रख देगा, बोलेगा बाबूजी दान कीजिए। सही बात है कि नहीं? अब एक तो ये तरीका है कि आपके दान करने की कैपेसिटी बढ़ेगी अगर बच्चे आपके पैसा ला के लेकर आए। दूसरा, बच्चा बोले बाप सटक गया मेरा, ये पूरा खुसट हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, ये किसी काम का नहीं है, अब तो ये गड़बड़ कर देगा। तो ऐसा करते हैं, इसके दान करने से पहले सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर सारा पैसा लेके वो आपका भाग गया तो आपके दान देने की कैपेसिटी घट जाएगी। सही है? अब इस इमेजिनेशन को, इस बात को प्रैक्टिकली यहां पर अप्लाई करते हैं लुइस बेस में, जो मैं अमाइन वाले केस में देख रहा हूं। मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी प्लस आई ग्रुप की होती है,
यानी अगर इसके साथ प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका डोनेशन करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ जाए तो वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट जाएगी, यानी इसकी बेसिसिटी घटेगी। तो हम क्या कहेंगे कि प्लस आई इंक्रीजेस द बेसिसिटी एंड माइनस आई डिक्रीजेस द बेसिसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां मैं लिखूंगा प्लस आई ग्रुप increases the basicity, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी। दूसरे तरीके से लिखूं तो सीधा कहूंगा कि प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं बात करूंगा माइनस आई ग्रुप की, तो मैं क्या कहूंगा? माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी। यानी कि मैं यहां कहूंगा कि जो माइनस आई ग्रुप है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के, और इस तरह से यहां पर ये बात हो गई। अब जरा सोचते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ जाएगा तो आपका अमाइन का बेसिसिटी बढ़ जाएगा। सोचिएगा, अब जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं यहां लिखता हूं, सपोज कीजिए CH3NH2 और ये इसका लोन पेयर है, यानी एक, आपको तो पता है अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है। अब यार यहां पर इतना दूर आके ये मत बोलना कि सर प्लस आई ग्रुप का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना? अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है। मान लीजिए CH3, एक और बढ़ा देता हूं मैं, CH3 NCH3 और यहां पर H लगा दिया। और मान लिया जाए मैं एक तीसरा केस भी लेता हूं, CH3NCH3 और यहां पर CH3 और ये बढ़ा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है और ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि इनकी अगर इस तरह की कंडीशंस है तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में होगा कि सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप किसमें है। आपको मैं फिर से बोल दूं, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है ये एक अलग मैटर है, पर अल्काइल ग्रुप। अब यहां पर 1 डिग्री में एक अल्काइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है। यहां पर 2 डिग्री में 2 है अल्काइल ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और 3 डिग्री में 3 है। तो आपका दिमाग क्या कहेगा, बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? आप फटाक से बोलेंगे सर 3 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा बेसिक होगा। सही है, और आप बिल्कुल सही हैं, एकदम सही बात है, 3 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन यहां पर एक कांड है। क्या कांड है? कि आपको पहले यह देखना होगा कि कौन सा मीडियम है, मतलब एक्वस मीडियम है कि गैसियस मीडियम है। मीडियम डिसाइड करेगा, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर नोट करके एक बात लिखिए, यहां पर नोट करके एक बात लिखिए। सबसे पहला, इन गैसियस मीडियम, इन गैस मीडियम। मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इज्जत से दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का अलग अलग मीडियम में, और उसको अच्छे से बनाइएगा। इन गैस मीडियम की बात है। अगर गैस मीडियम है तब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 3 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होगा देन 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, एंड देन अमोनिया, सिंपली NH3। यहां पर आप लिखेंगे बेसिसिटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर गैसियस मीडियम है तब जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, यहां पर ये भी आप लिख सकते हैं। सो इन गैस मीडियम greater the number of alkyl group, more is the basicity, और ऐसे कंडीशन में इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पर मामला जो है ना वो असली है एक्वस मीडियम में। बेटा यही सबसे बड़ा खेल है, एक्वस मीडियम। और आपको बता दूं, एक्वस मीडियम लिखा नहीं होगा, गैसियस मीडियम लिखा होगा। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझिएगा एक्वस मीडियम की बात कर रहा है, और अगर गैसियस मीडियम लिख दिया तो गैसियस मीडियम समझिएगा। एक्वस मीडियम में यहां प्रॉब्लम होती है।
क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको सिखाता हूं। मान लीजिए एक्वस मीडियम में आप किसकी बात कर रहे हैं, तो CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो CH3 ग्रुप अगर है तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया। ये सवाल IIT में पूछा गया था। मैं यहां पर लिखता हूं CH3 NCH3 और यहां H, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन CH3NH2 और उसके बाद CH3 NCH3 और CH3, ये बहुत कम बेसिक होगा, और अमोनिया सबसे कम। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ सर, ये तो बड़ा अजीबोगरीब हो गया सर। यहाँ पर बेसिसिटी सर ऐसे डिक्रीज हो रही है सर, अभी अभी आपने बोला कि यहाँ पर सर जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो उतना बढ़िया बेसिक, तो सर यहाँ पर 3 डिग्री के साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसके पीछे जब आपको आंसर लिखने आएगा तो यहाँ पर आप लिखिएगा इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ, यहां पर याद रखिएगा, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट और ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप और बल्की ग्रुप। याद रखिएगा स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए स्टेरिक मतलब भीड़ बढ़ गई, मान लीजिए आप हैं अकेले हैं, सांस ले पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अचानक से चारों तरफ से आपको लोग कवर कर लें तो आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है वहां पर। सिमिलरली 3 डिग्री अमाइन में यहां पर क्या हुआ कि ओवर क्राउडिंग हो गया अल्काइल ग्रुप का। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा नहीं बन पाया एक्वस मीडियम में, ओवर क्राउडिंग पूरा बल्कीनेस हो गया और वहां पर लोन पेयर अच्छे से वो दे नहीं पाया। नतीजा यहां पर स्टेरिक इफेक्ट कहिए, रिपल्सन कहिए, बल्की ग्रुप कहिए या स्टेरिक हिंड्रेंस कहिए, रुकावट की वजह से 3 डिग्री में लोन पेयर अच्छे से नहीं जा पाया एक्वस मीडियम में। नतीजा वो कम बेसिक है। अगर कोई पूछे व्हाई 3 डिग्री अमाइन इज लेस बेसिक देन 2 डिग्री, तो ये जो मैंने लिखा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट और ओवर क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप और बल्की ग्रुप या स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आंसर वहां पर लिखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर मान लीजिए वो तो CH3 ग्रुप था, अगर C2H5 ग्रुप हुआ तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको वही वाला एग्जांपल बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में निश्चित आएगा, IIT मेडिकल बोर्ड हर जगह आएगा। C2H5 ग्रुप अगर होगा तब क्या करेंगे, तो वैसे कंडीशन में आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन NH3। यहां भी आपका 2 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन इस केस में 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे बेसिसिटी डिक्रीजेज। अब यहां पर भी वही चीज है, बल्की ग्रुप ओवर क्राउडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है। तो ओवरऑल आप यहां पर अगर देखेंगे तो बेसिसिटी इन बातों पर डिपेंड करती है कि प्लस आई ग्रुप अच्छा है कि नहीं, लेकिन दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है, गैसियस मीडियम है कि एक्वस मीडियम है। अगर गैसियस मीडियम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा बेसिक। लेकिन अगर एक्वस मीडियम है तो ओवर क्राउडिंग, स्टेरिक इफेक्ट, ये सब भी देखना होता है, और इसलिए मिथाइल इथाइल का 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया, एकदम मत भूलना। क्लियर है? माइनस आई ग्रुप रहेगा तो बेसिसिटी घट जाएगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अरेंज अरेंज द गिवन कंपाउंड, अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। आपको एक्वस मीडियम में ये अरेंज करने के लिए बोला गया। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है भाई, तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको, ऑप्शन ए दिया गया है एनिलीन NH2, ऑप्शन बी दिया गया है मान लीजिए साइक्लोहेक्साइल अमाइन NH2, ऑप्शन सी आपको दिया गया है, मान लेते हैं CH3NCH3 लोन पेयर, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है CH3NCH3
और H और यहाँ पर लोन पेयर। और चलिए एक और चीज मैं कर देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ 2 जगह। अब देखिए ये आपको कंपाउंड दिया गया, तो आप कैसे देखेंगे इसके आंसर को? सबसे पहले देखिए किसमें किसमें माइनस आई ग्रुप लगा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 ऑप्शन में माइनस आई है और ऑप्शन बी में भी माइनस आई है। वो कैसे? दो दो डबल बॉन्ड। लेकिन ऑप्शन सी में प्लस आई है और ऑप्शन डी में प्लस आई है, यानी कि ऑप्शन डी और सी जो है ये ज्यादा बेसिक होगा। तो पहले इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ध्यान दीजिएगा मीडियम एक्वस लिखा हुआ है, यानी कौन ज्यादा बेसिक होगा? 2 डिग्री वाला। तो डी आपका सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद सी हो गया। अब आते हैं ऊपर में कि ए और बी में कौन होगा। अब ए और बी दोनों माइनस आई है, लेकिन ए में माइनस आई में बेंजीन है जिसमें 3 3 डबल बॉन्ड है, और बी में माइनस आई में सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है। तो यानी कि बी ज्यादा बेसिक होगा और ए सबसे कम बेसिक होगा। यहां आप लिखिएगा बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है, और इस तरह के सवाल आईटी मेडिकल सब में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मजेदार चीज मैं आपको बता दूं जिस पर कि और आपको फंसाता है सब लोग। जैसे मान लिया जाए मैं किसी बेस को लिखता हूं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक बेस लिखता हूं NH4OH, और अगर मैं इस बेस को यहाँ पर लिखता हूं तो ये ब्रेक करता है मेरा NH4 प्लस और OH माइनस। इसी रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अमोनिया है मेरे पास और मैं इसे वाटर से ट्रीट करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर अपना H प्लस दे देगा अमोनिया को, ये बन जाएगा अमोनियम आयन और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb निकालना पड़ेगा। तो एक्टिव मास NH4 प्लस इंटू एक्टिव मास OH माइनस अपॉन NH3 ऐसे लिखना होगा। हालांकि H2O कंसिडर नहीं करते हैं, उसको कांस्टेंट ले लिया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया Kb। याद रखिएगा Kb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। यानी अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई दिए गए कंपाउंड में सबसे ज्यादा Kb किसका होगा, तो आप वहां पर आंसर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। जो ज्यादा बेसिक होगा उसी की Kb सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखिए इसी में अगर मैं माइनस लॉग 10 बेस ऑफ Kb निकाल लूंगा, ये सब बात आप पहले से जानते हैं, मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं, और इसी से मिलता जुलता टॉपिक मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा चुका हूं। माइनस लॉग 10 बेस Kb अगर करता हूं तो यहां पर लिखाएगा Pkb। अब यहां पर ये Pkb के रेस्पेक्ट में आप एक बात याद रखिएगा कि Pkb जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, यानी कि जितना ज्यादा Pkb उतना कम आपका बेसिसिटी। तो कई बार आपको सवाल में ये भी बोल सकता है कि Pkb के बढ़ते क्रम में आंसर दीजिए, तो Pkb के बढ़ते क्रम में मतलब बेसिसिटी के घटते क्रम में वो आंसर मांग रहा है। हायर द Pkb लोअर इज द बेसिसिटी। तो कंक्लूजन भी यहां पर मैं लिख देता हूं, हायर द Kb greater is the बेसिसिटी। यहां पर Kb के रेस्पेक्ट में बात हो गई। अब यहां पर लिखेंगे हायर द Pkb लेसर इज द बेसिसिटी। ये दोनों ही बातों को दिमाग में रखिएगा और इस तरह के सवाल को जरूर बनाइएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बेसिसिटी। बेसिसिटी पर सवाल निश्चित पूछा जाता है। अगले लेक्चर में जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा लेक्चर में, थोड़ा सा स्टेरिक इफेक्ट के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा, और थोड़ी सा हाइड्रेशन इफेक्ट का भी थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। एंड देन हम लोग मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। केमिकल का अभी पहले मेथड होगा तब ना, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाएंगे, उसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।